इस गांव में एक ऐसा होटल था जो सिर्फ इडली बनाता था और पूरे गांव वाले इसके दीवाने थे। तभी हम देखते हैं शिव केशव की बेटे मुरली अपने पापा को देखकर बचपन से ही अपने पापा की तरह बनना चाहता था। इसीलिए कुकिंग की पढ़ाई की और मुरली की सपने बड़े थे। इसीलिए अपने पापा के नाम से बहुत सारी दुकान खोलने वाला था। इसीलिए मुरली आटा पीसने वाला मशीन घर ले आता है और जब उस मशीन से आटा पीस के इडली बनाकर अपने पापा को खाने को दिया तो उसके पापा को वह स्वाद उसे नहीं आया जो वह अपने दुकान में पीसकर बनाते हैं। मुरली अपने पापा को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे नाम से बहुत सारा होटल बनाना चाहता हूँ जिससे हमारी कमाई बहुत ही ज्यादा होगा। मगर उसके पापा कहते हैं कि मैं इतना सारी दुकान में जाकर इडली नहीं बना सकता और लोगों को अच्छा इडली सांभर नहीं मिला तो मेरी नाम खराब हो जाएगा। इसीलिए उसके पापा उसे होटल बनाने से मना कर देते हैं। मगर मुरली के सपने बड़े थे इसलिए अपने पापा को कहता है कि मेरी सपने बड़े हैं, मुझे गाड़ी और बंगले चाहिए और मुझे अपने सपने को पूरा करना है तो मुझे शहर जाना होगा। उसके पापा उसे जाने से रोकते हैं मगर मुरली अपने पापा की एक भी बात नहीं सुनता और शहर चला जाता है। इसके बाद कई साल बाद हम मुरली को देखते हैं जो एक बड़े से होटल में एक हेड सेफ बन चुका था, जो होटल में मन लगाकर काम करता था मगर बीच बीच में अपने घर और अपने माता पिता को भी याद करता था मगर काम में बिजी होने के कारण गाँव नहीं जा पाता था। तभी मुरली इस होटल के मालिक वर्धन के बेटी मीरा से मिलने आता है जो मीरा मुरली से बहुत ही प्यार करता है और कुछ दिन में इन दोनों की शादी होने वाली है। अब मुरली और मीरा 2 दिन के बाद शादी करने वाले हैं और वर्धन का एक बेटा भी था जो उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मगर अश्विन को मुरली बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अपने पापा के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल सकता था। इसीलिए इन दोनों की शादी के लिए मान जाता है और 2 दिन में ही शादी है। इसलिए मुरली अपने मम्मी पापा को शादी में आने के लिए कहता है मगर उसके पापा साफ मना कर देता है कि मैं इतना दूर नहीं आ सकता। यह कहकर फोन को काट देता है और आज मीरा और मुरली की शादी होने वाली है। मगर उसी वक्त अपनी मम्मी का फोन आता है कि अब तुम्हारे पापा नहीं रहे, जिससे सुनकर मुरली घर जाने की डिसाइड करता है। मगर मीरा के पापा मुरली को कहता है कि हम इस शादी को नहीं रोक सकते हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े लोगों को हमने इन्विटेशन दिया है, इसीलिए 2 दिन बाद तुरंत वापस आ जाना। इसके बाद मीरा मुरली को एयरपोर्ट छोड़ने आ जाती है और उसके साथ रामराज को भी भेजती है और इधर गांव में मुरली का ही इंतजार कर रहे थे। और वहाँ मुरली आते ही पुलिस वाले मुरली से कहता है कि पहले ही देर हो चुकी है, जल्दी से अंतिम संस्कार कर दो। और उसी दिन एक बछड़े भी जन्म ले लिया था। और रामराज मुरली से कहता है कुछ ही दूर में मेरा गाँव है, मैं अपने बच्चों से मिलकर आता हूँ। और जैसे ही रामराज अपने घर जाता है तो उसकी बीवी उसे देखते ही रोने लगती है और जब अपने माँ से मिला तो उसकी माँ उसे पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत साल बाद घर आया था। और एक दिन मुरली की माँ भी मुरली को छोड़कर चली गई जिससे मुरली पूरा अकेला हो चुका था। और इधर रामराज मुरली को बताता है कि मीरा मैडम बार बार मुझे कॉल कर रहा है कि मुरली को वापस जल्दी ले आओ। मगर मुरली रामराज से कहता है कि मैंने अपने माता पिता को खोने के बाद मैं थोड़े दिन यहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पापा की एक दुकान है और उसे किसी को सौंपें बगैर मीरा के पास कैसे जाऊँ। और ये मुरली की बचपन की दोस्त कल्याणी जो जब से मुरली विदेश गया था तब से कल्याणी ही इनकी माँ बाप की सेवा करती थी। और इधर मीरा बार बार मुरली को फोन करके वापस आने के लिए कहती है। इसीलिए मुरली अपने पापा की दुकान को बेचने के लिए डिसाइड करता है और कोई और के पास नहीं बल्कि इसी गाँव की बगल वाली दुकान मुन्ना भाई को बेचने वाला था। और जब दूसरे दिन मुरली मुन्ना भाई को वह दुकान बेचने गया तो मुरली को अचानक से अपने पापा की याद आ जाती है, जिससे मुरली डिसाइड करता है कि यह दुकान बेचना नहीं है बल्कि यह दुकान मुझे ही संभालनी है। और जब मुरली घर आता है तो कल्याणी बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि उसे लग रहा था इसने अपने पापा की मंदिर जैसी दुकान को बेच दिया है, इसीलिए उससे अच्छे से बात ही नहीं करती है। फिर बाद में मुरली कल्याणी को बताता है कि मैं वह दुकान बेचा ही नहीं, जिससे कल्याणी खुश हो जाती। और इधर मीरा और उसके पापा को शादी की बहुत ही ज्यादा टेंशन थी क्योंकि अगर यह शादी रुक गया तो उनकी इज्जत चली जाएगी। इसीलिए मेरा मुरली को फोन करके कहती है कि हमने बड़े बड़े लोगों को इन्विटेशन दिया है, इसीलिए तुम्हें वापस आना ही होगा। मगर अब मुरली अपने पापा की दुकान को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए साफ साफ मना कर देता है कि यह शादी को यहीं रोक देते हैं। और इसके बाद मुरली अपने पापा की दुकान को साफ करने में लग जाता है। और एक दिन रामराज मुरली से कहता है कि आखिर यह लड़की कौन है जो तुम्हारे घर का सारा काम कर देती है। तो मुरली उससे कहता है कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि जब मैं 10th में था तब यह मेरी गर्लफ्रेंड थी। और अब मुरली और कल्याणी मिलकर बाजार से सारा कुछ खरीद लेते हैं जो होटल में इडली और सांभर बनाने का काम आए। और सुबह 3 बजते ही अपने पापा की तरह उठकर अच्छे से नहाकर पूजा पाठ करके दुकान आ जाता है और अपने पापा की तरह ही आटा को मशीन से पीसने की बजाय अपने पापा की दी हुई मशीन से ही पीसने लगता है। मगर मुरली इसे घुमाते घुमाते थक चुका था। तभी उसी वक्त पर वहाँ कल्याणी भी आ जाती है और दोनों मिलकर उस चक्की को घुमाने लगते हैं। और जैसे ही सुबह होता है तो गाँव वाले इडली खाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं क्योंकि उसके पापा इतना स्वादिष्ट इडली बनाता था कि गाँव वाले खाए बगैर एक दिन भी रह नहीं पाते। और जैसे ही यह बूढ़ा मुरली की बनाई हुई इडली खाता है तो वह स्वाद उसे नहीं आता है जो उसके पापा बनाया करते थे। रामराज बूढ़ा से कहता है इडली तो ठीक ही बनी है। तो यह बूढ़ा आदमी कहता है कि तुमने शिव केशव की इडली नहीं खाई है ना, इसीलिए तुम्हें स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता। मगर मुरली हर दिन अपने पापा की तरह स्वाद लाने के लिए ट्राई करता है मगर इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने पापा की तरह वह स्वाद नहीं बना पा रहा था, जिससे गाँव वाले भी धीरे धीरे मुरली की दुकान पर आने बंद कर दिए। और अब धीरे धीरे गाँव वाले मुरली की दुकान में आना बंद कर दिया और मुन्ना भाई की दुकान में जाने लगे, जिससे मुन्ना भाई मुरली के पास आकर उससे कहता है कि मैंने पहले ही कहा था यह दुकान मुझे बेच दो और इस दुकान के लिए मैं पैसे भी अच्छे दे रहा था। अब देखो तुमने तो अपने बाप का नाम ही खराब कर दिया, जिससे अब मुरली जाकर उसी मंदिर में बैठ जाता है जहाँ उसके पिताजी हर रोज उसे ले जाया करता था। और दूसरे दिन मुरली नहा धोकर अपने पापा की ही तरह ही तैयार हो जाते हैं जो उसके पापा ऐसे ही तैयार होकर दुकान जाते थे। और मुरली दुकान में आने के बाद अपने पापा की तरह ही पहले अपने कुल देवता को याद करके इडली बनाना स्टार्ट कर देता है। मुरली को समझ आ गया था कि अगर जो कोई चीज
चीज भी पूरी मन से बनाई जाए तो वह चीज में स्वाद आ ही जाता है। और जैसे ही यह बूढ़ा इस बार मुरली का इडली बनाई हुई खाता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब वह इडली की स्वाद उनकी पापा की बनाई हुई जैसी थी, जिससे अब मुरली और कल्याणी बहुत ही खुश थे। मगर तभी उसी वक्त उसकी दुकान पर अश्विन आ जाता है और मुरली से कहता है कि इस दुकान के लिए तुमने शादी तोड़ दी। फिर जब मुरली उसे समझाने की कोशिश करता है तो अश्विन उसे मारने लगता है और यहाँ तक कि उसकी दुकान की बोर्ड भी उखाड़ के फेंक देता है, जिससे मुरली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मुरली भी उसे मारने लगता है। मगर अश्विन को लग रहा था कि मुझसे कोई नहीं जीत पाएगा, इसीलिए अपने सभी गार्ड्स को कहता है कि इसे मेरे अलावा कोई टच नहीं करेगा। इसके बाद इन दोनों में बहुत ही भयंकर लड़ाई हो जाता है और यह मुरली उसे मारने ही वाला था। तभी रामराज अब अश्विन पूरी तरह से घायल हो चुका था। इसके बाद मुरली सोचने लगता है कि उस पर हाथ उठाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसके पिताजी मुरली को बचपन से ही सिखाते आ रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े झगड़े को बिना मारपीट के सुलझाते थे। इसीलिए मुरली रामराज के साथ अश्विन के पिताजी से माफी मांगने के लिए शहर के लिए निकल जाते हैं और इधर अश्विन को किसी भी तरह अस्पताल में एडमिट करवा देते हैं। और उसके पिताजी बहुत गुस्से में था, क्योंकि यह अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और इधर मुरली भी उस अस्पताल में पहुंच चुका था। उसके पिताजी मुरली से कहता है, मैं बचपन से आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया और तुमने मार के इसकी ऐसी हालत कर दी। ये अनजाने में हो गया। तो उसके पिताजी कहते हैं, तुम जानते हो ना, अश्विन को वह हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और कहीं तुम्हें मारने के चक्कर में वह खुद को ही ना मिटाना दे, इसीलिए तुम कहीं छुप जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इसके बाद मुरली घर आ जाता है और अश्विन से छुपने की वजह वह डिसाइड करता है कि अब जो भी होगा मैं इस दुकान को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अब कल्याणी मुरली से तो प्यार करती थी, मगर अपने दिल की बात बोलने से बहुत ही ज्यादा डरती थी, इसीलिए उसे अभी तक कुछ नहीं कह पाती है। और अब धीरे धीरे गाँव वाले मुरली की होटल में आने लगे थे, क्योंकि मुरली भी अपने पिताजी के जैसे इडली बनाना सीख चुका था। और इधर अश्विन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और इधर मुन्ना भाई की सारी ग्राहक मुरली की दुकान में चले गए थे। इसीलिए मुन्ना भाई गाँव वालों को भड़काने की कोशिश करता है कि आखिर मुन्ना भाई मुरली को जान से मारने के बारे में सोचता है। और एक दिन जब मुरली अपने बछड़े के साथ अकेला बैठा हुआ था तो कल्याणी आके मुरली को वह चैन दिखाती है जो बचपन में मुरली ने उसे दिया था। मुरली कल्याणी से पूछती है, आखिर तुमने इतना दिन से इसे संभाल के क्यों रखा है? तो कल्याणी बिना बताए ही वहाँ से चली जाती है। और उसी दिन गाँव में पूजा के साथ साथ मेला भी हो रहा था और गाँव वाले पूरे धूमधाम से पूजा करते हैं। और जब रात को मुरली घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में अश्विन उसे रोक लेता है, जो मुरली को मारने आया था। और तभी मुरली अश्विन को मारने वाला था, मगर मुरली अश्विन को यह सोचकर नहीं मारा, अगर फिर से इसे मारा तो यह लड़ाई और बढ़ जाएगा। इसीलिए मुरली अश्विन से मार खाता है। जब तक खाता रहा तब तक अश्विन का मन पूरा ना हो गया। और जब अश्विन उसे मार के घर जाने वाला था तभी उससे कहता है कि अब हिसाब बराबर हो गया है, अब से यह लड़ाई यहीं पर खत्म करते हैं। तभी उसी वक्त वहाँ पर गाँव वाले मुरली को ढूंढते हुए आ रहे थे, इसीलिए यह सब मुरली को उठाकर फार्म हाउस ले जाते हैं। उसके पिताजी मुरली का ऐसा हालत देखकर अश्विन से कहता है, तुम अब हैप्पी हो ना? तभी अश्विन कहता है, मैंने इसे नहीं मारा है, इसने मुझे मारने दिया। और गुस्से में मुरली को गोली मार देता है। और इधर गाँव वाले मुरली को ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके थे। तभी रामराज को पता चलता है कि उसकी बेटी मीरा अभी मंदिर में है, तो जल्दी से रामराज मीरा को मंदिर से ले जाकर अपने घर में बंद कर देता है। और इधर गाँव वाले उस फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर चुके थे, क्योंकि गाँव वालों को लग रहा था इन्हीं लोगों ने मुरली को मारा है और जब तक मुरली नहीं मिल जाता तब तक इन सबको गाँव से बाहर नहीं जाने देंगे। अब गाँव वाले मुरली को काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उसे ढूंढ ही लेते हैं और मुरली की सांसें चल रही थी, इसीलिए जल्दी से गाँव वाले उसे अस्पताल ले जाते हैं। और इधर फार्म हाउस के अंदर अश्विन और उसका पिताजी बुरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि गाँव वालों ने चारों तरफ से फार्म हाउस को घेर लिया था। और जैसे ही मुरली होश में आएगा और उसने यह बता दिया कि अश्विन और उसके पिताजी ने ही इनकी ऐसी हालत की है, तो यह गाँव वाले इन दोनों को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। और जैसे ही मुरली को होश आता है तो पुलिस वाले मुरली के पास जाकर उससे पूछते हैं कि सच सच बताना, आखिर तुम्हें किसने मारा है? मगर मुरली लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए कहता है कि अश्विन ने मुझे नहीं मारा है, उस अंधेरे में कौन मार के चला गया मुझे पता ही नहीं। और जैसे ही गाँव वालों को यह बात पता चला कि अश्विन ने इसे नहीं मारा है तो गाँव वाले उस फार्म हाउस से सारे लोग चले जाते हैं। और इधर रामराज भी मीरा को छोड़ देते हैं। और जैसे ही अश्विन को यह बात पता चला कि गोली मैंने नहीं चलाई है तो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मीरा अपने पापा को बताती है आखिर क्या हुआ था जो गाँव वाले मुझे घर के अंदर बंद कर रखे थे। मगर उसके पिताजी मीरा को कुछ नहीं बताती है और मीरा यहाँ से जाते ही अश्विन अपने पापा से कहता है, उसकी वजह से अब हम गाँव में सिर उठाकर चल नहीं पा रहे हैं, अब उसे मारना ही होगा। तभी उसका पिताजी उसे समझाते हैं कि मुरली अपने पापा की फालतू इडली की दुकान के लिए मरने के लिए तैयार है और मैं तो तुम्हारे लिए एक अंपायर खड़ा किया, तुझे नहीं लगता कि मेरे जाने के बाद वह सब तुझे ही संभालना है। अब मुरली हॉस्पिटल से घर आ जाता है और गांव वाले मुरली को ठीक देखकर बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद कल्याणी मुरली को घर ले जाती है और कल्याणी बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि मुरली ने झूठ बोला था कि अश्विन ने नहीं मारा है। तभी उसी वक्त वहाँ पर कल्याणी की माँ भी आ जाती है और कल्याणी से कहती है, चलो अब तुम घर, तुम्हें नहीं पता कि गाँव वाले तुम्हारे बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं। तभी मुरली उसकी माँ से कहता है, गाँव वाले तो ठीक ही कहते हैं, अगर आप राजी हो तो मैं कल्याणी से शादी करना चाहता हूँ। जिससे सुनकर कल्याणी बहुत ही खुश होती है। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन मुरली से मिलने मीरा आ जाती है। मीरा मुरली से पूछती है कि उस दिन आखिर तुम्हें किसने शूट किया था? तो मुरली कहता है कि मुझे पता नहीं। तभी मीरा मुरली को कहती है, अगर उस दिन शादी नहीं रुकी होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। तो मुरली कहता है, अगर मेरे पापा के बदले तुम्हारे पापा मर जाते तो क्या तुम ये शादी स्टेटस के बारे में सोचती? ये सुनने के बाद मीरा वहाँ से चली जाती है। और इधर अश्विन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि किसी भी हाल में मुरली को मारना चाहता था, मगर उसके पिताजी यह नहीं चाहता था। इसीलिए अश्विन से कहता है, अब हम मुरली को नहीं मारेंगे, अब हम उसे मारेंगे जो मुरली की बहुत ही ज्यादा करीबी। और उसके बाद मुरली के बारे में पता करने के बाद इन सबको पता चलता है कि मुरली अपने पापा की दुकान से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और उसकी दुकान उसकी जमीन पर नहीं थी। इसीलिए यह पुलिस वाले से कहते हैं कि उस जमीन का एक डुप्लीकेट कागज बनाओ जो
जो हम उस दुकान को वहाँ से हटा दें। और एक दिन मुन्ना भाई कल्याणी से शादी करने के लिए उसके घर हाथ मांगने चला जाता है, मगर उसकी माँ उसे कहती है कि अभी कल्याणी की शादी नहीं करवानी है। तो मुन्ना भाई कहता है, पहले ही गाँव वाले कल्याणी के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं और वैसे में कौन लड़का उससे शादी करेगा, और मैं तो इसी गाँव का हूँ, इसलिए मैं ही इससे शादी करना चाहता हूँ। तभी कल्याणी गुस्सा हो जाती है और उसे घर से बाहर जाने के लिए कहती है और उसके माँ भी उसे घर से बाहर निकाल देती है, जिससे मुन्ना भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और मुन्ना भाई को लग रहा था कि मुरली ही सारी फसाद की जड़ है, इसीलिए उसे मारने के लिए सोचता है। और इधर दूसरे दिन यह पुलिस वाला अश्विन के पास जाकर कहता है कि मैंने सारा कुछ चेक कर लिया है, मुरली अपनी ही जमीन में दुकान को बनाया है और सारा कागजात उनके पास ही है, जिससे अश्विन गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने तो कहा था उस जमीन का कोई कागजात नहीं है। अब पुलिस वाला अश्विन से कहता है कि अब तुम्हारी मदद मैं नहीं कर सकता और वहाँ से चला जाता है। अब अश्विन अपने पापा से कहता है, अब यहाँ नहीं रहना है, चलो वापस घर चलते हैं। ये सुनते ही उसके पापा बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके पापा को लग रहा था अश्विन बदल गया है। और इधर मुन्ना भाई गुस्से में मुरली को मारने चला जाता है और जैसे ही उसके बछड़े को मारने वाला था तभी वहाँ पर मुरली आ जाता है और उसे मारने लगता है। तभी मुन्ना भाई के दोस्त मुरली को मारते हुए देख लेते हैं, जिससे मुरली को रोकने की कोशिश करते हैं और इधर अश्विन पेट्रोल को ले आकर मुरली की दुकान में छिड़कने लगता है। अब इधर अश्विन मुरली का दुकान को जलाकर बहुत ही खुश होता है और जैसे ही रामराज मुरली को बताता है कि अश्विन तुम्हारी दुकान को जला दिया है, जिससे सुनकर मुरली जल्दी से अपनी दुकान जाता है तो दुकान सच में जल रहा था, जिससे मुरली बहुत ही ज्यादा रोता है। और इधर अश्विन शहर जाने के लिए पूरी तैयारी कर लिया। तभी उसी वक्त पर वहाँ मीरा आ जाती है और अश्विन को जोर जोर से मारने लगती है। और जब उसके पिताजी उसे पूछते हैं आखिर क्या हुआ, तो मीरा बताती है कि अश्विन ने मुरली की दुकान को जला दिया है, जिससे उसके पिताजी शौक में पड़ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि अश्विन सुधर गया है, मगर फिर भी उसे कुछ नहीं कहता है। मगर मीरा बहुत ही गुस्से में थी और कार से बंदूक निकालती और कहती है, तुम्हारे चलाने पर ही बंदूक चलेगी, क्या मैं चलाऊंगी तो नहीं चलेगा। मगर फिर भी उसके पिताजी अश्विन को ही सपोर्ट कर रहे थे, जिससे मेरा गुस्सा हो जाती है और कहती है, आपको आपका बेटा ही ज्यादा प्यारा है ना, तो मैं अपने आप को ही गोली मार लेती हूँ। मगर अश्विन कहता है कि अगर तुम्हें मरना है तो मरो, मगर यह तमाशा मत करो, जिससे उसके पिताजी गुस्सा हो जाते हैं और अश्विन को जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मुझे कुछ साल पहले ही यह करना चाहिए था। और इधर दुकान पूरी तरह से जलकर खत्म हो चुका, जिससे कल्याणी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती और मुरली से कहती है, जाओ अब उसे मार दो, उसने हमारे मंदिर जैसी दुकान को जला दी है और अभी भी तुम चुप हो। तभी मुरली कल्याणी को बताती है कि यह दुकान तो हम फिर से बना लेंगे। इसके बाद दूसरे दिन से ही मुरली और कल्याणी दोनों मिलकर फिर से दुकान बनाने लगते हैं और दुकान बनाने के बाद फिर से इडली बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी उसी वक्त पर अश्विन के साथ साथ उसके पिताजी भी वहाँ आ जाते हैं। उसके पिताजी मुरली को कहता है, हमने तुम्हें बहुत ही दुख दिया है, और अश्विन को मुरली से माफी मांगने के लिए कहता है। अश्विन बहुत ही सोचने के बाद आखिरकार सॉरी बोल ही देता है। इसके बाद मुरली इन सबको बताता है कि अगर यहाँ तक आ गए हो तो हमारी दुकान में इडली खाकर ही जाना, और जब यह सब मुरली की बनाई हुई इडली खाते हैं तो इन सबको बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट आता है। इसके बाद मीरा मुरली को कहती है कि अश्विन ने बहुत ही बड़ी गलती की है, इसीलिए इसकी तो कोई सजा होनी चाहिए। मुरली कहता है, ठीक है, इसको ऐसा सजा देंगे कि यह जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और उसकी सजा यह थी कि उस चक्की से आटा को पीसना होगा। अश्विन घुमाते घुमाते बहुत ज्यादा थक जाता है।